टेनेंसी से रिलेटेड था, है ना, जिसमें कंट्रोलर, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का हमने सारा सिचुएशन देखा था, राइट। एंड सेकेंड वन इज पंजाब कोर्ट्स एक्ट, ठीक है। दिस इज द सेकेंड एक्ट जिससे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, राइट। अब इस एक्ट को देखोगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में ना सिर्फ और सिर्फ इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की गई है, राइट। जब आप देखोगे ढंग से पढ़ोगे तो पंजाब कोर्ट्स एक्ट एंड पंजाब एक्ट, ठीक है, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखो आपके पास पड़ा है, एक्ट वैक्ट है, नेट पे खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेट पे खोल लो। सर कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको मार्क का एलोकेशन देखना पड़ेगा। आई थिंक 5 मार्क्स का 5 मार्क्स मिनिमम आता है, राइट। मार्क्स का एलोकेशन आपको एक बार चेक कर लेना होगा, ठीक है। हालांकि इसका ओवरव्यू बताने के बाद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा एज इट इज़। देखो कोर्ट्स एक्ट में ना समझो, बेसिक समझा देता हूँ आपको, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है और एक होता है सबऑर्डिनेट जज। डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बाकी सबऑर्डिनेट जज जो है ना उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इन्हीं दोनों से रिलेटेड कौन किसको ट्रांसफर करेगा, अपील किसको जाएगी, ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, ये एक्ट इसी के बारे में होने वाला है। इसका पार्ट 2 इसी के बारे में होने वाला है, ओके। तो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आ सकते हैं मैं मार्क करवा दूंगा। पार्ट 1 इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन, इट एक्सटेंड्स टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। आप लिखते चलना, शॉर्ट नोट बनाते चलना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सर एचजेएस में न्यू क्रिमिनल लॉ आएगा, एचजेएस में न्यू, आपने सिलेबस एक बार उठा के चेक कर लो, आप जो नोटिफिकेशन आया ना रिसेंटली, राइट, उसको एक बार देखो आप, उसमें न्यू क्रिमिनल लॉ, ओके ओके मैं समझ गया, जो 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स जो थे वो आएगा कि नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रिसेंटली 14th या 15th को शायद एमपीसीजे है, उसमें पुराना वाला पूछ रहा है। बट अभी अगर ये एनफोर्स हो गया ना, ENFORCE, एनफोर्स का मतलब समझते हो, पब्लिश हो गया गैजेट में, इनैक्ट हो चुका है, पब्लिश नहीं हुआ है। अगर एनफोर्स हो जाता है तो पुराना वाला नहीं आएगा। अभी एनफोर्स नहीं हुआ है तो पुराना वाला आ सकता है, आएगा, अब नया वाला उतना चांस नहीं है, ओके। सो पार्ट 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट में सिर्फ आपको इट एक्सटेंड्स टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा लास्ट में देखो सेक्शन 3 के लास्ट में विदिन 60 डेज दिया होगा, ठीक है, अपील से रिलेटेड। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली पे भी अप्लाई करता है पंजाब कोर्ट्स एक्ट, ठीक है। इसके बीच का ना सारा का सारा एज इट इज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपील से रिलेटेड है। कमेंसमेंट से पहले क्या था, कमेंसमेंट के बाद क्या था, ठीक है। लास्ट में एक मार्क कर लो। सेक्शन 3 देखो एक बार, सेक्शन 3 देखो, सेक्शन 3 का जो लास्ट क्लॉज है ना उसमें विदिन 60 डेज दिया हुआ है, उसको मार्क कर लो, ठीक है। बस उतना ही था। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 जहां से एक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, ओके। सबसे पहला सेक्शन 2 के अंदर रिपील दिया हुआ है, ठीक है। जो भी एनैक्टमेंट शेड्यूल में दिए हुए हैं ना, और शेड्यूल के 4th कॉलम में दिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, रिपील्ड हैं। कौन से कॉलम में दिए हुए हैं, 4th कॉलम को मार्क कर लो, 4th कॉलम। यस मैम, मार्केट में बेयर एक्ट आ चुकी है आपके नए लॉज की, बट वो एनफोर्स नहीं हुआ है। एनफोर्स का मतलब है लॉ ऑफ द लैंड अभी नहीं बना है, अभी सिर्फ उसको एसेंट मिला है कि हाँ ये लॉज हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब जब वो पब्लिश होगा ना उस दिन से एनफोर्समेंट होगा। उस दिन आप सपोज मान के चलो कि आपको न्यू जो अभी एग्जाम चल रहा है उसमें न्यू एक्ट्स आ गए हैं, ठीक है, आपको और वो इन्फोर्स नहीं हुए। कोई भी क्लेम डाल सकता है कि हमने पुराना जब हमने एग्जाम दिया तो पुराना वाला जो लॉ है वो फोर्स में था, ठीक है। जब ध्यान रखना, आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, जिस दिन एग्जाम हो रहा है अगर उसमें नए लॉज से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो वो लॉज अभी फोर्स में नहीं आए हैं, राइट। कोई भी क्लेम डाल सकता है कि जब ये लॉज
फोर्स में ही नहीं है तो हम हम न्यू एक्ट, हम पुराने वालों को फॉलो क्यों ना करें? ओके, ये बहुत बड़ा इशू है। आप अभी नए वाले पे फोकस मत करो जब तक वो इन्फोर्स नहीं हो जाता है। ओके, चलो देख लो, ये पंजाब कोर्ट्स एक्ट उतना कुछ बड़ा भी नहीं है, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। इससे पहले जो मैंने एक्ट कराए थे उस रेंट कंट्रोल, उसमें सेक्शन 13 और सेक्शन 13A बहुत इंपॉर्टेंट था। नोटिफिकेशन में भी CPC CRPC ही मेंशन है, राइट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 रिपील समझ में आ गया। डेफिनेशन में देखो, स्मॉल कॉज का मतलब होता है स्मॉल a suit of the nature cognizable by a court of small causes under provincial small cause court act। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उतना कोई टेक्निकल नहीं है। लैंड सूट, इसमें लैंड सूट में ना मीन्स अ सूट रिलेटिंग टू लैंड एज डिफाइंड इन सेक्शन 4 क्लॉज 1। 4 क्लॉज 1 को मार्क कर लो, ऐसे ही पूछेगा। लैंड सूट जो है वो एक सूट है अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट, सिंपल, और टू एनी राइट और इंटरेस्ट इन सच लैंड। क्लियर? अनक्लास्ड सूट, इसमें एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है। जब अनक्लास्ड सूट को डिफाइन किया गया है तो अनक्लास्ड सूट कौन से नहीं होते हैं वो दिया गया है, समझ में आया? तो दो चीजें, एक तो स्मॉल कॉज और एक लैंड सूट। ठीक है, स्मॉल कॉज ऊपर देख लिया आपने, लैंड सूट ऊपर देख लिया आपने। इन दोनों में जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो क्या है? सिंपल। इसके बाद वैल्यू, तो अमाउंट सब्जेक्ट मैटर का जितना भी सब्जेक्ट मैटर का जितना भी अमाउंट रहेगा वही उसका वैल्यू होगा। क्लियर? इसके बाद आता है चैप्टर 2, देखो ध्यान से दो, देखो चैप्टर 2 के अंदर जो एक प्रोविजन है ना वो रिपील्ड है। ठीक है, देखो तो रिपील्ड है, एक प्रोविजन नहीं है एक्चुअली, 4 से 17 तक है। 4 से लेके 17 तक के प्रोविजंस रिपील्ड हैं। इनका डेट देख लो, इसका डेट देख लो, ठीक है, इसके डेट को मार्क कर लो। एंड रिपील्ड बाय सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ पंजाब एक्ट 4 ऑफ 1919। ये MCQ बना आपका। ठीक है, एज इट इज पूछेगा। ये 4 से जो 17 तक है, या फिर पूछेगा 4 से 18 रिपील्ड है, 4 से 12 रिपील्ड है। रिपील्ड कब हुआ, कैसे हुआ? कैसे हुआ तो एक्ट नंबर 4 सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 18 देखो आप, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3, एंड इसमें सेक्शन 18 स्टार्ट करते हैं। और 18 के अंदर क्या है? क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स के क्या हैं? तो हमने काफ़ी सारे कोर्ट्स देखे, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, राइट? बट इसने कैसे डिवाइड कर रखा है कोर्ट्स को, वो दिया हुआ है इसमें। So besides the courts of small causes established under Provincial Small Cause Courts Act and the courts established under any other enactment for the time being in force, या तो स्मॉल कॉज कोर्ट या फिर एनी अदर इनैक्टमेंट के अंदर जो भी स्टैब्लिश हुआ, लाइक NGT होता है ना, ट्रिब्यूनल है, वो कोर्ट है क्या? ट्रिब्यूनल है। फिर एनी अदर इनैक्टमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट दिया हुआ है ना CPC में, राइट? तो कोर्ट होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन बनता है कि एनी अनदर एनैक्टमेंट का मतलब ट्रिब्यूनल है या फिर कोई या फिर कोर्ट है, राइट? क्लियर है? इसके बाद देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स, नेमली कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सबऑर्डिनेट जज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हटा लो, और उसके अलावा जो भी कोर्ट्स किसी एनैक्टमेंट के अंदर स्टैब्लिश हुए हैं उनको हटा लो, तो सिर्फ 2 टाइप के कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज एंड सबऑर्डिनेट जज। क्लियर? इसके बाद सिविल डिस्ट्रिक्ट्स देखिए, और इसमें मार्क कर लो चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर सके। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि किसके पास पावर होती है सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करने की। ओके, तो आपको ऑप्शन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको मारना है चीफ कमिश्नर। ओके, चलो आगे देखो। चीफ कमिश्नर के पास पावर होती है टू ऑल्टर द लिमिट्स एंड द नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे, इनका नंबर क्या होगा, इनका लिमिट क्या होगा, ये सब पावर किसके पास है? चीफ कमिश्नर के पास। चीफ कमिश्नर का अपॉइंटमेंट दिया हुआ है क्या कहीं पे? यहाँ पे अभी तक तो नहीं देखा हमने।
कोर्ट्स कितने टाइप के हैं अंडर पंजाब कोर्ट्स एक्ट? कोर्ट्स कितने टाइप के हैं? सिर्फ दो, एक तो डीजे, एक सबऑर्डिनेट जज, है ना, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल कॉजेज एंड एनी अदर कोर्ट अंडर एस्टैब्लिश्ड अंडर इनैक्टमेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज देखिए एक बार, और डिस्ट्रिक्ट जज को पढ़ने से पहले वहां पे देख लीजिए लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, डीजे को ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो देखोगे इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ना 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 ना, सेक्शन 20 सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे तो। हो सकता है वो एक, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आप एक काम करो, ये तो पब्लिशर हैं, आप ओरिजिनल जो एक्ट है ना, जो इनैक्टेड है उसको निकाल के देखो अगर लिखा हुआ है तो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना वो पोस्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कैसे कर सकती है? करती भी है तो डेलीगेटेड होगा, बट अभी यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, राइट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ओके चलो कोई नहीं, उसको मार्क कर लो आप। इस एक्ट का पर्पस है कोर्ट्स के पावर्स का डिवीजन बताना, अपील किसके पास से कहाँ जा रही है। बहुत बोरिंग सा एक्ट है, एक्चुअली में सिर्फ दो कोर्ट्स हैं, दो कोर्ट से चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र कर रही हैं, उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कौन सा ऑफिसर कितना पावर है, किसके पास कितना पावर है, कितने डेज है, सिर्फ यही, ठीक है। एक्चुअली में थोड़ा सा बोरिंग है मेरे को भी, चलो देखते हैं आगे। सो डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, एंड शैल पोस्ट वन ऑफ सच पर्सन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सपोज ये रहा हरियाणा, ठीक है, ठीक है, इसका डिवीजन कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट्स में? चीफ कमिश्नर क्या करता है? देखो तो, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ा था ना हमने, चीफ कमिश्नर क्या करता है, इसको सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हर एक पार्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, लेकिन इसमें अपॉइंट कौन कर रहा है? किसको अपॉइंट कर रहा है? डीजे को। अब ये एक डीजे जो है ना, ये एक एरिया के लिए भी हो सकता है, ये दो एरिया के लिए भी हो सकता है। यही सेम डीजे एक एरिया के लिए भी हो सकता है, दो एरिया के लिए भी हो सकता है। यही दिया हुआ है नेक्स्ट वाले में, देखना एक बार, यही है क्या? देखो देखो देखो, है ना। कैच यहाँ पे ये है कि डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कौन कर रहा है ये पता होना, ठीक है। कौन डिवाइड कर रहा है? चीफ कमिश्नर। कौन अपॉइंट कर रहा है चीफ कमिश्नर को? हम अभी नहीं जानते क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, होता है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। आपको आपको एक, चलो एक एमसीक्यू बता देता हूँ आपको। आप पढ़ोगे ना रेंट कंट्रोल एक्ट, उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट या फिर लैंडलॉर्ड जो है ना, लैंडलॉर्ड को बताया गया है कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर भी लैंडलॉर्ड होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा ऑफिसर, अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ऑल, ठीक है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है ना वो लैंडलॉर्ड नहीं होता है। ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो एमसीक्यूज में। ओके सो आगे बढ़ते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस देखते हैं। कौन अपॉइंट करता है? इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, है ना। इससे पहले जो सिविल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उसमें कंसल्टेशन की ज़रूरत है क्या? डिफरेंस समझ में आया? डीजे के लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए हाई कोर्ट के कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखें, देखें अब ये कैसे केसेस देखेगा, तो वैसे केसेस देखेगा जैसा हाई कोर्ट उसको बताएगा, है ना। हाई कोर्ट जैसा भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को बताता है, देता है केस, वही केसेस वो देख सकता है। समझ में आ गया? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन बता रहा है एडीजे को कि कौन सा केस उसको देखना है, यही दिया हुआ है, देखो एक बार पढ़ के, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 देखो एक बार। Additional district judges shall have jurisdiction to deal with and dispose of such cases only as High Court by general or special order may direct to deal with and dispose of as or as the district judge of the district may make over to them. Okay,
डिस्ट्रिक्ट जज आया क्या यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट जज आया, देखो 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 देखो, कहीं से आ रहा है डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट नहीं होगा, प्लस डिस्ट्रिक्ट जज भी होगा, ठीक है। एडीजे के ऊपर किसका किसका कंट्रोल है? हाई कोर्ट का एंड डिस्ट्रिक्ट जज का। समझ, इसको बनाते चलो, भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं। एक बार इसको ड्रॉ करते चलो। डिस्ट्रिक्ट्स को कौन डिवाइड करता है? तो चीफ कमिश्नर। इन डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट कौन करता है डीजे को? इन कंसल्टेशन विथ, कंसल्टेशन नहीं है डीजे में, है ना। एक डीजे दो डिस्ट्रिक्ट्स का भी हो सकता है ना। इसके बाद एडीजे दिया हुआ है, एडीजे को कौन अपॉइंट करता है? इन कंसल्टेशन विथ, है ना। एडीजे को कौन देगा केसेस? डीजे, ठीक है ना, पक्का। देखो इसको पढ़ के देखो सेकंड वाले को फिर से। Section 21 subsection 2, additional district judges shall have jurisdiction to deal with and dispose of such cases only as the High Court by general special order may direct them to deal with and dispose of, or as the district judge of district may make over to them for being dealt with and disposed of. प्रोवाइजो दिया हुआ है इसका, और प्रोवाइजो जो है देखो, इस एक्ट के आने से पहले, कमेंसमेंट से जस्ट पहले, दिल्ली में जो कमेंस हो रहा है ना, इससे जस्ट पहले का सिनेरियो दिया हुआ है प्रोवाइजो के अंदर, ठीक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास कुछ केसेस पेंडिंग चल रही हैं, कब? इस एक्ट के आने से पहले। कहां पे? दिल्ली में। पढ़ के देखो तो यही है मीनिंग इसका। shall be deemed to be cases so directed to be dealt with or disposed of by the High Court or so made over to them by the district judge of the district as the case may be। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? देखो समझाता हूं। अभी हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको कौन दे रहा है केसेस? हाई कोर्ट और डीजे दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक्ट कमेंस हुआ उससे जस्ट पहले इनके पास कुछ केसेस रहे होंगे, है ना। इनके पास कुछ केसेस रहे होंगे, वो केसेस इनको इन्होंने दिया है क्या? नहीं दिया ना। कमेंसमेंट के बाद मानेंगे कि इन्होंने दिया है। अब पढ़ के देखो तो ये दिया हुआ है क्या? ये आप दोबारा पढ़ोगे भूल जाओगे, इसलिए इसको ड्रॉ कर लो, समझे। भूलोगे भूलोगे निश्चित है। नहीं नहीं, आप बस इतना शॉर्ट बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं मेंटल मैप्स कहते हैं इसको, है ना। आप बस इतना ड्रॉ कर लो, जब आप पढ़ोगे ना आपको ट्रिगर करेगा वो। जैसे प्रोवाइजो आप पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या दिया हुआ है, ऐसा समझ में आएगा कि हाँ दिल्ली में कुछ चल रहा है, दिल्ली में एडीजे का कोर्ट है, वहाँ पे केसेस पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन उसके बाद का सब ऐसा लगेगा कि क्या लिख दिया है, ठीक है। डीम्ड, डीम्ड का मतलब क्या? कि इन दोनों ने इसको केस मेक ओवर किया है या फिर दिया है, ठीक है। ये प्रिजम्पशन है। क्लियर? अब जैसे ही ये देखो जैसे ही इन दोनों में से किसी ने इसको कोई केस दिया, ठीक है, कोई केस दिया डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जैसे ही इसने इसको केस दिया वैसे ही मान लेंगे कि एडीजे अब एडीजे नहीं है, वो डीजे है। क्लॉज 3 देखो आप। While dealing with and disposing of the cases referred to in subsection 2, an additional district judge shall be deemed to be the court of district judge। Clear? अभी तक हमने क्या क्या देखा? बताओ। डिस्ट्रिक्ट होता है, एरिया है, उसको डिस्ट्रिक्ट में हमने डिवाइड किया, किसने किया? चीफ कमिश्नर ने, ठीक है। चीफ कमिश्नर ने डिवाइड क्यों किया है? ताकि इस एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हम क्या अपॉइंट कर सकें? कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक डीजे दो डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, 2-3 का हो सकता है। इसके बाद डीजे के बाद हमने एडीजे देखा, एडीजे को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट। वेरी गुड। इसको केस कौन देता है?
हाई कोर्ट एंड डीजे, वेरी गुड। ये दोनों मेक ओवर करते हैं, जैसे ही इसको केस देते हैं ये क्या बन जाता है, डीजे। और इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो भी एडीजे के पास केसेस थे माने जाएंगे कि इन दोनों ने दिए हैं। क्लियर? एडीजे, अच्छा ये चीज आपको मैं बता देता हूँ। डीजे मैंने बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। तो जैसे ही इसने, डीजे ने अपना केस एडीजे को दिया, ये एडीजे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मान लिया जाएगा। समझ में आया? बड़ा ही डीप मीनिंग है। एडीजे, हाँ उस केस के लिए नहीं, हाँ इक्विवेलेंट माने जाएंगे। समझो समझो समझो, आप जाओ कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट वाला जो चैप्टर है ना, हाई कोर्ट वाले चैप्टर के लास्ट में देखना, ठीक है, 233 233 234 देखना आप, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्ट हो गया, वो अब एक्ट, वो स्टैच्यूटरी नहीं रह गया, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैच्यूट से ऊपर है। ठीक है, जैसे ही इसका जो जिम्मेदारी था इसने इसको शिफ्ट किया ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान के लिए हमने कहा कि अब ये डीजे माना जाएगा, एडीजे नहीं। समझे? चलो आगे बढ़े। हमने उस केस के लिए माना जाएगा, ये भी प्रिजम्पशन है। ठीक है, आगे कोई चेंज तो नहीं दिख रहा ना इसमें भैया? आगे कोई चेंज तो नहीं दिख रहा ना? हैं चेंजेस हैं उसमें भाई, उसको दूर रख दो फिर अभी। हाँ आप एक बार एक काम करना, क्लॉज 3 भी दिया हुआ है नहीं है? ओके, ये कैसे कर रहे हैं फिर? ये तो मतलब ये लीगली कर रहे हैं, वापस ही देना पड़ेगा। आप एक बार चेक करो कि या फिर हम गलत कर रहे हैं बिल्कुल ही। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि मैंने जो निकलवाया है, मैंने जो कल 2-3 जगह सर्च किया, वो तो यही सेम चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे भी। चलो कोई नहीं, होता है। इसके बाद सबऑर्डिनेट जज, हमने देखा था ना कि एक एरिया में कितने, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने कोर्ट्स होते हैं, डीजे होता है और सबऑर्डिनेट जजेस। इससे पहले हमने एडीजे देख लिया, अब सबऑर्डिनेट जज देखिए सेक्शन 22 के अंदर। यहाँ पे चीफ कमिश्नर क्या कर रहा है, ध्यान दो ध्यान दो, इधर देखो इधर देखो। इससे पहले हमने देखा चीफ कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट को, सॉरी स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करता है। डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने के बाद ये जो चीफ कमिश्नर है ना, ये नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस कितने होंगे एक एरिया में, एक स्टेट में, वो डिसाइड करेगा अंडर सेक्शन 22। देखो पढ़ के, ये जो हमारा चीफ कमिश्नर है ना, ये क्या करेगा, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेगा कि प्लीज हाई कोर्ट हमें बताओ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस कितने अपॉइंट करने हैं, और हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद ये नंबर फिक्स करेगा सबऑर्डिनेट जजेस का, जो कि अपॉइंट होने हैं किनके अंदर, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर? क्लियर पक्का? सबऑर्डिनेट जज को कौन अपॉइंट कर रहा है? कहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो, आपको आएगा कि अपॉइंट कौन कर रहा है। समझ गए? यहाँ पे सेक्शन 22 के अंदर नंबर फिक्स किया जा रहा है, अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे आप ब्रेक कर जाओगे। ठीक है, चीफ कमिश्नर क्या कर रहा है, वो हाई कोर्ट के साथ मिलके नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस कितने होंगे उसको फिक्स कर रहा है। ठीक है, 21 के अंदर अपॉइंट कर रहे हैं, 21, एक मिनट, वो तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है ना। हाँ, एडीजी सबऑर्डिनेट अलग है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस शैल बी डीम्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction इन द डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिनल jurisdiction का मतलब, अब वो अभी तक हम थोड़ी ना जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा थोड़ी ना। देखो हायरार्की में होता है, हायरार्की में होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स डीजे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एडिशन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो अगर कोई पर्टिकुलर काम दे देती है, ठीक है, आपको पावर्स स्टेट गवर्नमेंट से मिलती हैं। बताता हूँ, कोर्ट्स जो बने हैं ना,
वो लेजिस्लेचर्स ने बनाए हैं, ठीक है। हाई कोर्ट अपने से कोर्ट नहीं बना सकती है, तो कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूट होगा तो वो कौन करेगी, लेजिस्लेचर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट जजेस जो हैं ये अपॉइंट कौन कर रहा है, अभी तक इसमें हमने नहीं देखा। और आप कह रहे हो कि, आप क्या कह रहे हो एक बार बताना, कि सबऑर्डिनेट होता है, तो देखो सबऑर्डिनेट अभी अगर लेजिस्लेचर ने कह दिया ना कि सबऑर्डिनेट है तो है, वो भी हम आगे देखेंगे, है कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। सेक्शन 24 के अंदर ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसका ज्यूरिसडिक्शन कैसा है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। डिस्ट्रिक्ट जज क्या है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, सिविल केसेस में सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर आता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ओके। एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि अगर सिविल केसेस कुछ हुए तो सबसे पहले इन्हीं के पास आएगा, इसी को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, ओके क्लियर। इसके बाद देखो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया है। पहले तो कहा है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है तुम्हारे पास, किसके पास, डीजे को कौन अपॉइंट करता है, वेरी गुड। अभी सबऑर्डिनेट जज को कौन अपॉइंट करता है, हम नहीं जानते। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, हाँ ये मैं बार बार करा रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है, एज इट इज पूछेगा अपॉइंट कौन कर रहा है। अभी तक हमने सबऑर्डिनेट जज का नहीं देखा है, चलो हाँ हाँ मैम आ रहे हैं हम, डोंट वरी, सबऑर्डिनेट जज पे भी आ रहे हैं हम। जो हमारा डीजे है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन कौन से सेक्शन के अंदर है, 24। अब ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ना वो 20 लाख रुपए है, मार्क कर लिया जाए, देखो लास्ट में 20 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। 20 लाख तक का जो पेक्यूनियरी लिमिट है ना, वो क्रॉस नहीं करेगा डीजे के केस में। तो डीजे का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कितने का बनता है, 20 लाख, लिख लीजिए 20 लाख। इस सेक्शन से इतना ही पूछा जाएगा आपको। लिमिट क्या है, वेरी गुड। ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन कहां पे दिया हुआ है, 24। इसके बाद 26 में पेक्यूनियरी लिमिट किसकी दी हुई है, सबऑर्डिनेट जजेस की, लेकिन अभी भी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है पता नहीं, है ना। सबऑर्डिनेट जज को अभी तक अपॉइंट कौन कर रहा है हम नहीं जानते, लेकिन इसकी पेक्यूनियरी लिमिट कहां पे दी हुई है, 26 के अंदर, ठीक है। कुछ एज इट इज दिया हुआ है क्या, जैसे 20 लाख है इसका, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या इसमें, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, मतलब 25 में जो लिमिट दिया हुआ है उससे ऊपर तो नहीं जा सकता है, ठीक है। The jurisdiction to be exercised in original civil suits as regards the value by any person appointed to be a subordinate judge shall be determined by high court। हाई कोर्ट को मार्क करो, जल्दी से हाई कोर्ट को मार्क करो, है ना। और यहाँ पे देखो जो सबॉर्डिनेट जज है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का तो हमें पता है कि कितना है, 20 लाख, किस सेक्शन में दिया हुआ है, 25। 24 में इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एस्टैब्लिश किया है, 25 में लिमिट बताया। सबऑर्डिनेट जज का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 25 को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और इसको केसेस कौन देगा, हाई कोर्ट। इसकी लिमिट कौन सेट करेगा, यही दिया हुआ है इसके अंदर, shall be determined by the high court either by including him in a class or otherwise as it thinks fit। तो हाई कोर्ट बताएगा कि सबऑर्डिनेट जजेस जो हैं वो कितने तक का ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं, कितने तक की वैल्यू की सूट को एंटरटेन कर सकते हैं, समझ में आ गया। चलो इसके बाद लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन देखिए, समझ में आ गया ना। तो अगर मैं पूछूं सबऑर्डिनेट जज का ज्यूरिसडिक्शन कितने का है, क्या बताओगे आप, वेरी गुड, कि भाई हाई कोर्ट बताएगा, हमें नहीं पता, आप जाओ हाई कोर्ट से पूछो, ठीक है। आगे देखते हैं लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट बताएगा सबऑर्डिनेट जज का लोकल लिमिट क्या है, ओके। ठीक है, लोकल लिमिट जो है वो हाई कोर्ट बताएगा। अब देखो डिफरेंस आ रहा है ना,
डिस्ट्रिक्ट जज को कोई केस दे रहा है क्या? नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज को कोई केस नहीं दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास केसेस खुद आ रहे हैं, कब तक के, कहां तक के? 20 लाख के, ये खुद चल के आ रहे हैं डीजे के पास, ठीक है। 20 लाख से कम के केसेस है, तो कितने कम के केसेस सबऑर्डिनेट जज इंटरटेन कर सकता है, वो हाई कोर्ट बताएगा, ठीक है। अब इसका लिमिट क्या है, ज्यूरिसडिक्शन का लिमिट क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट। अगर हाई कोर्ट ने किसी सबऑर्डिनेट जज को अपॉइंट कर दिया किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो डिस्ट्रिक्ट उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बन गया, किसका? सबऑर्डिनेट जज का। तो उसकी टेरिटरी में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जाएगा? 10 लाख 15 लाख तक की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे भी जा सकती है और यहाँ पे भी जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट बताएगा कि पहले यहाँ जाएगी कि यहाँ जाएगी, ठीक है। वहाँ तो आप जा ही सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, रास्ता आपका हाई कोर्ट ने ओपन कर दिया, ठीक है। यही चीज़ दी हुई है लोकल ज्यूरिसडिक्शन, लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। हाई कोर्ट बताएगा कि सबऑर्डिनेट जज का लोकल लिमिट क्या है, और अगर नहीं बताया है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो अपॉइंट है वो डिस्ट्रिक्ट उसकी लोकल लिमिट बन जाती है। क्लियर? चलो, लोकल लिमिट के बाद स्पेशल जजेस एंड बेंचेस। हमने अभी तक कौन कौन से जजेस देख ले, पहले देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। हमने देखा है डीजे को, हमने देखा है एडीजे को, हमने देखा है सबऑर्डिनेट जज को, और अब आ गया स्पेशल जज, ठीक है, जिसमें इन दोनों का तो पता है हमें कि कौन अपॉइंट कर रहा है, इसका भी हमें थोड़ा डाउट है क्योंकि पता नहीं चला है। एंड अभी ये नया है, स्पेशल जज नया है, राइट। देखो स्पेशल जज अपॉइंट दे दिया इसके अंदर, वहां पे फिक्स द नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे चीफ कमिश्नर क्या कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है। देखो पढ़ के एक बार, आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट अपॉइंट एनी पर्सन टू बी अ ऑनररी सबऑर्डिनेट जज। आ गया सबऑर्डिनेट जज, है ना। तो सबऑर्डिनेट जज को कौन अपॉइंट कर रहा है? चीफ कमिश्नर आफ्टर कंसल्टेशन विथ, है ना। और ये भी इंडिकेटेड है, एज इट इज नहीं दिया हुआ है, ये तुम इन्फर कर रहे हो फ्रॉम स्पेशल जज। स्पेशल जज जो 28 के अंदर दिया हुआ है उसके फर्स्ट क्लॉज के अंदर ये इंटेंड किया गया है कि चीफ कमिश्नर ही अपॉइंट करेगा, किसको? वेरी गुड। एंड द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन सच जज ऑल और एनी of the powers conferable under this act on a subordinate judge with respect to particular class of suits or with respect to suits generally in any local area। बेसिकली हाई कोर्ट बताएगा कि ये जो स्पेशल जज है ना, ये किस टाइप के केसेस देख सकता है, सिंपल, ओके। इसके बाद देखो सेक्शन सबसेक्शन 2, बेंच की बात की गई है सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। चीफ कमिश्नर स्पेशल जजेस को अपॉइंट तो कर रहा है, इनकी बेंच भी बना सकता है। वो क्या कर सकता है? बेंच को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेंच को मार्क कर लो। कैसा बेंच होगा? अनइवन होगा, ठीक है। एंड थर्ड में मेजॉरिटी दी हुई है, सबसेक्शन 3 के अंदर दी हुई है कि जो डिसीजन होगा ना इनका, वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा, ओके ओके। कि आपने जो भी डिसीजन लेना है, अगर आप स्पेशल जज का हम बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, बेंच कैसे डिसाइड करेगी? बाय मेजॉरिटी। उसके बाद सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 देखिए एक बार। क्लियर? तो मार्क कर लो, सबऑर्डिनेट जजेस को डिफाइन कहां पे किया है, सबऑर्डिनेट जजेस को अपॉइंट कौन कर रहा है, सबऑर्डिनेट जजेस से रिलेटेड। सबऑर्डिनेट जज का कंडीशन क्या कर दिया? स्पेशल जज का कर दिया। सबऑर्डिनेट जज सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 28 में दिया हुआ है, ओके। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ओके ओके। इसके बाद सेक्शन 29 देखिए, बोलिए। हाँ कोई नहीं, वहाँ पे दिख रहा है ना, कोई नहीं कोई नहीं। सेक्शन 29 देखिए, पावर टू इन्वेस्ट सबऑर्डिनेट जज विथ स्मॉल कॉज कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। स्मॉल कॉज कोर्ट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो ज्यूरिसडिक्शन हम उठा के किसको दे रहे हैं?
सबऑर्डिनेट जज को दे रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में याद है हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था कोर्ट्स को, स्मॉल कॉजेज और इनैक्टमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिव हैं उसके अलावा दो टाइप के कोर्ट्स होते हैं, डीजे एंड सबऑर्डिनेट जजेस। अब ये सबऑर्डिनेट जजेस को हम क्या दे रहे हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन उठा के दे रहे हैं, ठीक है, यही दिया हुआ है सेक्शन 29 के अंदर। और कौन दे रहा है, हाई कोर्ट। मार्क कर लो हाई कोर्ट, क्योंकि चीफ कमिश्नर, हाई कोर्ट, इन सब में कंफ्यूजन आता रहता है, ठीक है। और कैसे दे रहा है, तो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ओके। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो देखो लास्ट में 2000 रुपीज होगा, ओके। तो कहां तक का इन्वेस्ट कर सकता है पावर, तो 2000 रुपए तक का ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है। कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, बताओ कहानी बताओ, चल क्या रही है अभी सेक्शन 29 के अंदर, कहानी क्या चल रही है। वेरी गुड। हाई कोर्ट जो है वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उठा रहा है और सबऑर्डिनेट जज को दे रहा है। उसका लिमिट क्या है, क्लियर। चलो सेक्शन 30, कुछ प्रोसीडिंग के अंदर जो सबऑर्डिनेट जज है ना, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि डीजे कहां पे है और एसजे कहां पे है ना। डीजे और एसजे के अंदर कितना डिफरेंस है ना, उसको अपॉइंटमेंट से लेके, उसके पावर्स से लेके, उसके ज्यूरिसडिक्शन से लेके, ये कहाँ 2000 और ये कहाँ 20 लाख, क्लियर, अंतर देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है सेक्शन 30 के अंदर, एसजे के पास, डीजे के पास जो पावर है ना, वो किसको दे दी जा रही है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलो देखो, द हाई कोर्ट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी सबऑर्डिनेट जज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, or any district judge to transfer to a subordinate judge under his control any of the proceedings next hereinafter mentioned or any class of those proceedings specified in such order। यहाँ पे दी हुई जो प्रोसीडिंग है वो अगर डीजे चाहे तो किसको दे सकता है, या फिर हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, बताओ, ऑथराइज कर सकता है। हाई कोर्ट जो है वो एसजे को ऑथराइज कर रहा है कि ये जो नीचे दो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स केसेस दिए हुए हैं ना, ये तुम कॉग्निजेंस ले सकते हो इनका, और नहीं तो डीजे तुम्हें मेक ओवर कर सकता है केसेस। अब ये क्या क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीडिंग्स अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड द प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट विच कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज से नहीं हुआ तब वो देगा, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज से नहीं हो रहा है तो हाई कोर्ट एसजे को दे सकता है, समझ में आ गया। सेकंड तो है ही नहीं शायद, राइट, तो आपको ये याद रह जाएगा, है ना। सिर्फ प्रोबेट एंड सक्सेशन के जो मैटर्स होते हैं वो डीजे क्या कर सकता है, एसजे को दे सकता है, या फिर हाई कोर्ट क्या कर सकता है इसको। वेरी गुड, कहां पे दिया हुआ है, ठीक है। हमने कितने सेक्शंस किए हैं कवर अभी तक, 4 से 17 गायब थे, है ना। कब गायब हुए 4 से 17, याद है, चलो। इसके बाद सबसेक्शन 3 देखो, द डिस्ट्रिक्ट जज में विदड्रॉ पे मार्क कर लो। विदड्रॉ का मतलब पता है, वापस लेना, ठीक है। The district judge may withdraw any such proceeding taken cognizance of by or transferred to a subordinate judge and may either himself dispose of them or transfer them to a court under his control competent to dispose of them। डीजे क्या करेगा, एसजे से केस वापस ले लेगा। कैसे केसेस वापस लेगा, वेरी गुड। सक्सेशन और प्रोबेट के जो भी मैटर्स है ना, वो एसजे से वापस ले सकता है, ये उसके पास पावर है। खुद भी डिस्पोज कर सकता है या फिर ये किसी और को दे भी सकता है कि जाओ तुम डिस्पोज कर दो, ठीक है, ओके। इसके बाद सबसेक्शन 4, प्रोसीडिंग्स टेकन कॉग्निजेंस ऑफ और बाय और ट्रांसफर टू अ सबऑर्डिनेट जज एज द केस मे बी अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम सब्जेक्ट टू द रूल्स एप्लीकेबल टू द लाइक प्रोसीडिंग व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। एसजे कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा, तो वैसे ही करेगा जैसे
डीजे करता नॉर्मली। 30 कंप्लीट। प्लेस ऑफ सेटिंग कौन डिसाइड करता है? तो हाई कोर्ट, है ना। किसके लिए? डीजे जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। और यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है कि फिक्स कर सकता है वो प्लेस, ठीक है। द प्लेस एंड द प्लेस और प्लेसेस सो फिक्स्ड मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे कहीं पे भी कोर्ट का नाम आ रहा है? डीजे है, एसजे है, एडीजे है, नहीं आ रहा ना। यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है? लोकल लिमिट्स। ओके। हाई कोर्ट के पास ये डिसाइड करने की पावर कि कौन सा कोर्ट कहाँ पे होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट को दी हुई है। अगर उसके ज्यूरिसडिक्शन में कोई कोर्ट आता है तो उस कोर्ट का सेटिंग चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आप सेक्शन 124 सुप्रीम कोर्ट 224 ऑनवर्ड्स आप 228 या 229 जाके देखना, ठीक है। आर्टिकल 228 या फिर 229 जाके देखना। उसमें हाई कोर्ट के पास पावर है कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी कोर्ट्स है ना उनकी प्लेसेस को चेंज कर सकता है। यहाँ पे इसलिए कोर्ट्स का नाम नहीं दिया हुआ है। ओके ओके। सो प्लेस ऑफ सेटिंग समझ में आ गया? कौन चेंज कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ कमिश्नर नहीं कर रहा है। अगर आ गया आपको एमसीक्यू में कि प्लेस ऑफ सेटिंग को कौन चेंज कर सकता है तो ठीक है, पक्का यही क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ओके। तो बता दो डीजे की लोकल लिमिट्स, लोकल ज्यूरिसडिक्शन कितने की है? पक्का। और सबऑर्डिनेट जज की? वेरी गुड। सबऑर्डिनेट जज को स्मॉल कॉजेज का ज्यूरिसडिक्शन कौन दे सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट करेगा। सेक्शन 29 देखो, ठीक है। कहाँ तक की दे सकता है? ठीक है, अभी फ्लो में चल रहा है तो चलो आप बोल पा रहे हो, लेकिन जब मैं रिकॉल कराना स्टार्ट करूंगा ना भूल जाओगे आप, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को कौन डिवाइड करता है? ठीक है। और एडीजे को कौन अपॉइंट करता है? कन्फ्यूजन आ जाता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ का पढ़ते चलो, पीछे का भूलते चलो, तो ऐसे रिकॉल कराते रहता हूँ मैं बिकॉज ज़्यादा सेक्शंस हैं नहीं इसमें, ठीक है। मोटा मोटी 30 सेक्शंस हैं जिसमें से हाफ ऑफ देम तो हो चुका है आपका, ठीक है। कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स देखो, सेक्शन 33। आपने सबऑर्डिनेशन की बात की थी ना, आपने सबऑर्डिनेशन की बात की थी ना, वही दिया हुआ है यहाँ पे। कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स के अंदर दिया हुआ है कि हाई कोर्ट का जनरल सुपरिटेंडेंस है, ठीक है। आप आर्टिकल देख लेना 228, 229 और 227 भी देख लेना, वो भी मिनिस्ट्रियल वर्क है, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल्स हैं जो हाई कोर्ट को पावर देते हैं कि उसका ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे भी है ना वो कुछ भी कर सकता है कोर्ट्स के साथ, उसको जो ठीक लगता है, ठीक है। उसी को जनरल सुपरिटेंडेंस हम कहते हैं। जनरल सुपरिटेंडेंस हटा के द डीजे शैल हैव कंट्रोल ओवर ऑल द सिविल कोर्ट्स अंडर दिस पार्ट। सिविल कोर्ट्स जितने भी हैं उनके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट जज। समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट जज का ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? लोकल लिमिट्स क्या होती हैं? डिस्ट्रिक्ट की होती है ना। एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की हो सकती हैं। कौन कर सकता है ये? चीफ कमिश्नर नहीं करती है। चीफ कमिश्नर तो डिवाइड करती है। देखो एक बार खोल के देखो, देखो एक बार डीजे के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या? आपका आंसर सही था, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक डीजे को 2 या 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। ये बन गया आपका एमसीक्यू प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ कोर्ट समझ में आ गया। जनरल किसका रहेगा? हाई कोर्ट का। उसके बाद किसका रहेगा? डीजे किसको कंट्रोल करेगा? बाकी जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं, तो जितने भी हमने एसजे देखे है ना, एडीजे देखे, उन सब वो सब किसके कंट्रोल के अंदर है? डीजे के अंदर। ओके।
अब बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट किया, 34 के अंदर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। डीजे के पास पावर है, ठीक है। यहां पे आपका फंसेगा मामला, सेक्शन 34 के अंदर ना मामला फंसेगा, ठीक है। सेक्शन 34 कहता है कि भाई साहब को सीपीसी में जो भी दिया हो उसको छोड़ दो एक बार को। डीजे जो है ना वो क्या कर सकता है, अलॉट कर सकता है काम किसी को भी। कैसे, तो बाय रिटन ऑर्डर, ओके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई जो सिविल कोर्ट्स हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको केसेस कौन अलॉट करेगा, काम कौन अलॉट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डीजे। तो कौन करेगा, डीजे, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइजो देखो, डीजे कुछ भी दे सकता है लेकिन उसके ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा उसको केसेस नहीं दे सकता है। ज्यूरिसडिक्शन इज द लिमिट जहां तक वो एलोकेट कर सकता है। डीजे के पास थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं इसको। हमारे पास कितने जजेस हैं अभी, हमने कितने जजेस देख लिए हैं, एक तो डीजे, एक तो ए डीजे, सॉरी ये गलत चला गया मैं, ए डी जे, फिर सबऑर्डिनेट जज, फिर स्पेशल जज, ठीक है। ये 4 जजेस हमने कहाँ पे देखे, तो हमने डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखे हैं हमने, ठीक है। इनमें से कोई भी जज डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं मिलेगा आपको, सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। डीजे डिस्ट्रिक्ट में सुप्रीम होता है, ओके। और यही जो है ना इन तीनों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। समझ में आया, ये इन तीनों को कंट्रोल करेगा लेकिन इनके ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता है। समझ में आया, ये इनको कंट्रोल कर सकता है लेकिन वहीं तक जहां तक इनका ज्यूरिसडिक्शन है। कहां पे दिया हुआ ये चीज, 34 के अंदर, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, ओके। अब पावर टू फाइन मिनिस्टीरियल ऑफिसर। मिनिस्टीरियल ऑफिसर क्या होते हैं, मिनिस्टीरियल वर्क, मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स क्या होते हैं, पेपर को मंगवाना, है ना। हम पेपर पे वर्क कर रहे हैं ना, हमारा काम एज अ जुडिशरी क्या है, राइट्स डिसाइड करना, केसेस को डिसाइड करना। लेकिन डिसाइड करने के लिए और भी तो सारे काम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी भर के लाओ, है ना, पेपर प्रिंट करवाओ, राइट। तो ये सारे मिनिस्ट्रियल जॉब्स हैं, है ना। रिकॉर्ड्स मंगवाना, फाइल बनवाना, इन सबको मिनिस्ट्रियल वर्क कहते हैं। तो पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज में फाइन दिया हुआ है। फाइन कौन इंपोज कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूज किया बट इट इज सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सेम है। डिस्ट्रिक्ट जज किसी को भी फाइन कर सकता है 1 मंथ सैलरी, ओके। 1 मंथ सैलरी को मार्क किया जाए, आपका 1 महीने का सैलरी गया काम से, किस लिए, मिसकंडक्ट और नेग्लेक्ट को मार्क कर लो, मिसकंडक्ट एंड नेग्लेक्ट को मार्क कर लो, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म हो गए। आपका 1 महीने का सैलरी कौन काट रहा है, डीजे काट रहा है ना। आपका 1 महीने का सैलरी कौन काट रहा है, एंड क्यों काट रहा है, 2 रीजन है उसके, नेग्लेक्ट एंड, ठीक है। किसकी सैलरी कट रही है, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर, ठीक है। सबसेक्शन 2, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑन अपील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑन अपील, डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या गया है अभी अभी, अपील गया है। सबसेक्शन 2 जो है अपील के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और अदरवाइज रिवर्स और मॉडिफाई एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 बाय एनी कोर्ट अंडर इट्स कंट्रोल। सिर्फ यही नहीं कर रहा है, अगर और कोई कोर्ट है जिसने फाइन इम्पोज किया है, ठीक है, और कोई कोर्ट है जिसने फाइन इम्पोज किया है, वहां से अपील कहां जाएगी, डीजे के पास। समझ में आया, सेम है, 1 मंथ सैलरी मार्क कर लो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको इसमें, सेक्शन 36 के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सिंपल है, सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोविजन है ना, बहुत आराम से समझ में आने वाला है। कितने महीने की सैलरी कटेगी, कौन काट रहा है, वेरी गुड। ये भी काट सकते हैं लेकिन लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ नहीं है, ये देखो बता, तो देखो
इंटेंड है, ये इंटेंडेड है। वेट 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 वेट, जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो यही हुआ है ना, या फिर एनी अदर कोर्ट जिसको इसने पावर दे रखी है। सपोज डीजे ने एसजे को एक सर्टेन केस के लिए पावर दे दी कि ये केस तुम ट्राई करो, और उस केस में मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ने कुछ घपला कर दिया, ये इम्पोज कर सकता है फाइन, ठीक है, 1 महीने की सैलरी। और वो कहाँ पे जाएगा? अपील। समझ में आ गया? इसके पास एज इट इज पावर नहीं है, लेकिन अगर केस दिया तो जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीजे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर सेक्शन 37, वेट, सेक्शन 37 एक बार देखिए, सेक्शन 37 देखिए एक बार। डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू डिस्ट्रिक्ट जज। ये प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट एक बार मार्क कर लो आप। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, क्वेश्चन आएगा आपको कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, आप कह सकते हो हाँ, लेकिन विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। पहले ही आपने हाई कोर्ट से परमिशन मांग ली। क्या किया? परमिशन मांग ली। किस चीज के लिए? अपना पावर डेलीगेट करने के लिए। किसको किसको दे रहा है डेलीगेट कर रहा है पावर? ये डिफरेंस, ये चार्ट दिमाग में घुस गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आने जा रही ना? क्योंकि पंजाब कोर्ट्स एक्ट इन्हीं चारों पांचों में घूमेगा। अच्छा, टेनेंसी वाला आप लोग थे? आपने ओके नहीं थे, आप तो थे। आपका क्लियर है ना, लैंडलॉर्ड, टेनेंट और कंट्रोलर का कहानी? वो तीन ही है बस, तीन के अलावा चौथा नहीं है कोई। ठीक है चलो। तो इसका जो कंट्रोल है वो इन तीनों पे है। ये चाहे तो इनको केसेस दे सकता है, इनके ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा का केस नहीं देगा। फाइन कितने का लगा सकता है ये? नहीं। 1 मंथ सैलरी किस पे लगाएगा? अगर इनको दिया हुआ है केसेस, इनमें मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ने कुछ घपला किया तो ये भी लगा सकते हैं फाइन, है ना। अपील कहाँ जाएगा? डीजे का। चलो इतना क्लियर है। आ, इसके बाद 37 देख रहे थे हम, डेलीगेशन देख रहे थे। तो बिना प्रीवियस सैंक्शन के क्या नहीं करेगा डीजे? डेलीगेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये स्पेसिफिक पावर्स हैं, सारे पावर्स नहीं है। सेक्शन 53 एंड 54 एंड सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी। 53, 54, 24 मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस यही दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक तो प्रीवियस सैंक्शन वाला, और दूसरा 53, 54 एंड 24। 24 ऑफ सीपीसी, 54, 53, 53, 54 ऑफ दिस पार्ट, दिस, सॉरी, ऑफ दिस पार्ट है ये। वेट, चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल तो इसके लिए आप मार्क कर लो, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्लियर? मेरे में तो 53 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। हाँ वही एक डाउटफुल बात है कि 53, 54 और 51 टोटल सेक्शंस हैं, राइट। चलो ये मैं देखता हूँ एक बार, ठीक है। चैप्टर 4, चैप्टर 4 देख लो एक बार। चैप्टर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपके और लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने बजे से क्लास थी आपकी? से 6, 20 मिनट बची है। 1 मिनट वो बेयर एक्ट दिखाना आप। ये गलत कैसे छाप सकते हैं? अगर इतना कस्टमरी पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918, ओके। ओके, सिविल जज ग्रेड 2, ओके। सेक्शन 37, वेट,
इसमें 33 एंड 34 दिया हुआ, ओके। ये मैं जाके ना एक बार चेक करूँगा, ओके। आप लोग को जो भी मैंने पढ़ा है ना, अगर ये नए वाले जो इसमें दिया हुआ है ये अगर एक्चुअली में प्रिवेलिंग है, ठीक है, तो मैटर तो सेम रहने वाला है, मैटर चेंज नहीं होगा। आप इस बात को चिंता मत करो, दो तीन चीज़ें देखें और सेम है। बस जजेस जो है ना वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 कर रखा है इसमें। क्या? राइट 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 राइट। सेम है या डिफरेंट है? राइट कोई नहीं, मैं चलो इसको देखता हूँ, आप चिंता मत करो। ऑनलाइन, हाँ वही वेबसाइट में तो वही दे रखा है। मैं कोई नहीं, आप चिंता मत करो, एक बार को जाके कंफर्म करो कि ये वैलिड है या फिर मतलब ये कहाँ से निकाला है इन्होंने, क्योंकि जो ऑनलाइन जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना वो सब सेम निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद एपिलेट एंड रिविजनल जुरिसडिक्शन इन सिविल केसेस, चैप्टर 4 किस बारे में है? अपील के बारे में एंड रिवीजन के बारे में। अपील और रिवीजन में डिफरेंस पता है क्या आप लोग को? पता है क्या? बताओ। लिख लो, आपको अब पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। अब ये रिवीजन जो है ये पावर है, ठीक है, यही सबसे मेजर डिफरेंस है। अपील आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास राइट नहीं है। आप करते हो अपील किसके अगेंस्ट? ऑर्डर के अगेंस्ट, एडजुडिकेशन के अगेंस्ट, आपसे जाता है, क्या जाता है? अपील, है ना। रिवीजन जो है ना वो कोर्ट का पावर है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। रिवीजन के अंदर रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है लोअर कोर्ट से। कौन? अपर कोर्ट, जिसका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उससे बोल सकता है लॉ रिकॉर्ड दो, हम चेक करेंगे इसको। तो रिवीजन जो होता है वो पावर होता है किसी भी कोर्ट का, और ये पावर सुओ मोटो भी हो सकता है, सुओ मतलब खुद से भी यूज़ कर सकता है या फिर आपके एप्लीकेशन पे भी यूज़ कर सकता है। तो दो टाइप से यूज़ होता है, एक तो आप अप्लाई करते हो, या तो सुओ मोटो। कहाँ पे दिया हुआ है रिवीजन सीपीसी में? 100 नहीं, 113-14 रिव्यू रिवीजन, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, ये तीनों ऐसे ही रेफरेंस रिव्यू रिवीजन करके चलता है। तो आपका रिवीजन जो है ना वो 115 में आता है, चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। रिवीजन और अपील में डिफरेंस समझ में आ गया? आप लोग का लॉ हो चुका है राइट, अभी चल रहा है 5th ईयर 4th ईयर, कंप्लीट हो चुका है ना, राइट? ओके ओके, वही मैं कह रहा हूँ। तो आगे से आपको कोई पूछे ना अपील और रिवीजन में डिफरेंस, अपील का मतलब है आपके पास, आप तब तक अपील नहीं करोगे जब तक आपके पास राइट नहीं होगा, राइट है तभी अपील कर पाओगे आप। एंड रिवीजन का मतलब इट इज़ द पावर ऑफ कोर्ट टू रिवाइज द ऑर्डर और जजमेंट, ठीक है। दोनों में अंतर है, ये आपके पास अधिकार है, ये अधिकार कोर्ट के पास है, समझ में आया? दोनों का एप्लीकेशन भी अलग अलग है, ठीक है। रिवीजन चाहे सो मोटो भी कर सकता है, मतलब खुद से भी कर सकता है। चलो अपील और रिवीजन जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल केसेस देखते हैं, ठीक है। अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल जजेस से कहाँ जा रहा है अपील्स? डीजे से ऊपर कौन होता है डिस्ट्रिक्ट में? कोई नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट में, डीजे से ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे किसके सबऑर्डिनेशन में आते हैं? हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में आते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, इसके नीचे आता है डीजे। सुप्रीम कोर्ट इंडिया टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, हाई कोर्ट स्टेट, एक हाई कोर्ट दो स्टेट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड डीजे जो होता है डिस्ट्रिक्ट, ओके। तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है इन तीनों को, है ना, इनको स्टैच्यूट ने नहीं बनाया है। इन पे पावर्स अगर कोई दे सकता है इनको पावर्स, तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, एंड इन सम केसेस स्टेट गवर्नमेंट, वो भी यहीं तक, ठीक है। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती है,
समझ में आया? हाई कोर्ट के लिए अगर कुछ रूल बनेगा ना वो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, ठीक है? तो appeal from a decree or order of a district judge or additional district judge exercising original jurisdiction shall lie to the high court. डीजे से अपील कहाँ जाएगा? सिंपल, ठीक है? आपने कहीं पे भी कुछ भी लिख रखा हो, लेकिन इस एक्ट के अंदर डीजे से अपील जा रही है सीधे हाई कोर्ट को. सेकेंड क्लॉज, shall not lie to high court from a decree or order of an additional district judge in any case in which if the decree or order had been made by the DJ and appeal would not lie to that court. इसका मतलब समझ में आया? नेगेटिव है, ठीक है? एडीजे से, एडीजे ने कुछ ऑर्डर दिया है, ठीक है? कुछ भी ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर अपील में डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता है ना? डायरेक्टली नहीं जा सकता है. किन केसेस में? उन केसेस में कि डीजे से भी डायरेक्टली नहीं जा सकता है. मतलब ये डायरेक्टली जा सकता है. समझ पा रहे हो टेक्निकलिटी? समझो. डीजे के बाद नीचे कौन आया? एडीजे आया. इसके ऑर्डर की अपील टेक्निकली कहाँ जानी चाहिए, है ना? अब यहाँ पे एक नेगेटिव लगा रखा है, ठीक है, कि अगर अपील यहां नहीं जा सकती है ना, इससे अपील यहां नहीं जा सकती, तो इससे भी अपील यहां नहीं जा सकती है. सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं. इससे अपील यहां नहीं जाएगी ना, तो इससे भी अपील यहां पे नहीं जा सकती. यही दिया हुआ है इसमें. देखो देखो, पढ़ के देखो. कुछ केसेस ऐसे होते हैं, यहां से अपील नहीं जा सकती ना, तो यहां से भी अपील नहीं जाएगी. कुछ ऐसे केसेस होते हैं, समझे? थोड़ा सा टेक्निकल है. फिर से बताओ. सबसेक्शन 2 यही है कि अपील अगर डीजे से नहीं जा सकती ना हाई कोर्ट के पास, तो एडीजे से भी नहीं जाएगी. यही चीज दी हुई है. बताता हूँ. ये कहानी समझ में आ गई ना? डीजे से नहीं जाएगा तो एडीजे से भी नहीं जाएगा. डीजे सपोज कोई ऑर्डर पास करता है या डिक्री पास करता है, ठीक है? DCREE, डिक्री पास करता है कौन? डीजे. और इससे अपील नहीं लाई करती है. अब ये कैटेगरी ऑफ डिक्री हो गई या फिर कैटेगरी ऑफ ऑर्डर हो गया जिनसे अपील नहीं लाई करेगा. उन डिक्री और ऑर्डर पे एडीजे का अपील भी लाई नहीं करेगा. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने 96 पढ़ा होगा ना, तो 96 में ना सेक्शन 96 सीपीसी पढ़ा होगा, तो उसमें दिया हुआ है अपील कुछ केसेस में नहीं होते हैं, नहीं जाते हैं, है ना? उन केसेस में अपील अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो यहाँ से भी नहीं जाएंगे. समझ में आया? यही चीज़ दी हुई है सबसेक्शन 2 के अंदर. बहुत टेक्निकल है, समझे? थैंक यू बोलो एवरीवन. हाँ हाँ, बहुत टेक्निकल है ये, जल्दी नहीं समझ में आता ये. मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, कि ठीक है डीजे से नहीं जाता तो एडीजे से भी नहीं जाएगा. क्या मतलब है इसका? ये क्लासेस ऑफ ऑर्डर एंड डिक्री पे अप्लाई करता है. कि सपोज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उस पर डीजे ने कुछ कह दिया वो फाइनल है, ठीक है? डीजे ने कुछ कह दिया वो, समझो फिर से समझो इधर. डीजे ने मैट्रिमोनियल पे कुछ कुछ ऑर्डर पास कर दिया जो कि फाइनल है ना? और वो ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता है हाई कोर्ट में, अपील में नहीं जा सकते हैं, ठीक है? वैसा ही सिमिलर केस एडीजे में चल रहा है. एडीजे ने भी सिमिलर डिक्री दिया फिर ऑर्डर दिया, उससे भी अपील नहीं जाएगी हाई कोर्ट में. समझे? क्लियर? आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा टेक्निकल है ये, बट चलो कोई नहीं. समझ में आ गया? सबऑर्डिनेशन समझ में आ गया? डीजे से कहाँ जाएगी? वेरी गुड. एडीजे से कहाँ जाएगी? कहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना? एडीजे से डीजे के पास जाएगी, ये अभी नहीं दिया हुआ है. अब देखो यहाँ पे 39 में अपील्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट जजेस. सबऑर्डिनेट जज से कहाँ जाएगी? तो डीजे के पास जाएगी, ठीक है? कहाँ पे? अच्छा हाँ, सॉरी, लास्ट में दिया हुआ. आई एम सो सॉरी, ऑनेस्ट मिस्टेक. मैं कर देता हूँ कभी कभार फ्लो में. राइट.
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दिया हुआ है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपील फ्रॉम सबऑर्डिनेट जज कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। एंड इसके बाद क्लॉज 1 वेयर द डिक्री ऑन ऑर्डर वाज, हाँ यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 3 क्लॉजेज हैं, 4 क्लॉजेज हैं और चारों में टाइम मेंशन्ड है। कमेंसमेंट से पहले, कमेंसमेंट के समय, कमेंसमेंट के बाद, ETC, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्लॉज 1 है ना, उसमें लास्ट में 5,000 दिया हुआ है क्या? तो 5,000 को मार्क कर लो। 10,000 है, 10,000 को मार्क कर लो। 1 लाख है या फिर 3 लाख है, इनको मार्क कर लो। ओके, यही दिए हुए हैं बस, और इतना ही है बस। इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछेगा, बट रेडी रहना, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर ले। देखो, ये रहा हमारा हरियाणा। हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है ना। फाइनल है, फाइनल रिकॉल है, इसके बाद आज का क्लास ओवर करते हैं, फिर ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कर लिए, रिकॉल कर रहे हैं हम सिर्फ। डिस्ट्रिक्ट को कौन बाइफरकेट करता है? CC। 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर DJ को कौन अपॉइंट करता है? वेरी गुड। ADJ को कौन करता है? वेरी गुड। अब ADJ या फिर DJ, इन्होंने कोई ऑर्डर दिया तो ये कहाँ पे लाई करेगा? हाई कोर्ट में, राइट। अपील, DJ से कोई अपील अगर नहीं जा सकती है तो ADJ से भी अपील नहीं जाएगी, राइट। इसके अंदर स्पेशल जज का प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन, देखो देखो, स्पेजे का प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है? कौन करता है इसको अपॉइंट? वेरी गुड, ठीक है। DJ का पेक्यूनियरी लिमिट कितना है? ADJ का? वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग को सब याद हो गया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, वो ADJ को, सबऑर्डिनेट जज को, स्पेशल जज को एलोकेट कर सकता है। कहाँ पे दिया हुआ है? मैटर्स एलोकेट कर सकता है, कहाँ पे दिया हुआ है? बताओ बताओ सेक्शन, देखो देखो देखो, दिया हुआ है 28 है क्या? नहीं, स्पेशल जजेस एंड बेंचेस हैं। वेरी गुड। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेसेस, वेरी गुड। 30 में भी, 30 में क्या दिया हुआ है बताओ? तो समझ पा रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। काफ़ी अच्छा ओवरव्यू मिल गया आपको। आगे बढ़ना है क्या? नेक्स्ट, हाँ 6 बज गए ना, आज तो नहीं हो पाएंगे, बट बहुत क्लोज हैं हम। इतना है कि बस हो जाएगा ये आज। 40 से 51 ना, हाँ इससे ज़्यादा है भी नहीं। सप्लीमेंटल प्रोविजन जो है ना, वो तो देखने लायक भी नहीं है। जो भी आपके केस क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं के बीच से बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हंसते खेलते इसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके। मेरे को लगा टेनेंसी आपने किया होगा तो उससे भी कोई प्रॉब्लम रहा होगा आपको, बिकॉज मैंने पढ़ने के लिए दिया था वो 13। सो ठीक है फिर।